6 चरणों के चुनाव के बाद कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, जनता किस मुद्दे पर गोलबंद हुई, एनडीए ने कौन से मुद्दे उठाए, इंडिया अलायंस ने कौन से मुद्दे उठाए और जनता ने किसका समर्थन किया। खास करके उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र, कर्नाटक में कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे हैं, हरियाणा में कौन सा मुद्दा प्रभावी रहा है, हम आज इस वीडियो में इस बात पर एनालिसिस करेंगे कि बीजेपी का नैरेटिव चला या आपकी कांग्रेस या इंडिया अलायंस का जो नैरेटिव था उस पर चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री की पिच पर विपक्ष आया या विपक्ष की पिच पर प्रधानमंत्री फंस गए, कौन हुआ क्लीन बोल्ड, आज हम इस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं। अगर हम एनडीए के मुद्दे की बात करें तो एनडीए के मुद्दे लगातार बदलते रहे, फर्स्ट फेज से लेकर के 6 फेज तक, और अगर हम 7 फेज की भी वोटिंग को काउंट कर लें, जिस तरीके का भाषण आज प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं इंडिया अलायंस के पक्ष में, आतंकवादी खुश हो रहे हैं, जिहादी खुश हो रहे हैं, वो अगर उसको पैटर्न को पूरा देख लिया जाए तो जो भय दिखा करके वोटों की गोलबंदी करने का या ध्रुवीकरण करने का प्रयास बीजेपी का हमेशा रहा है वो अभी तक चल रहा है। लेकिन बीजेपी इसमें कितना सफल हुई है, बीजेपी का वोटर कितना ज्यादा मोटिवेटेड हुआ है, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है। पूर्व के 2019 के अगर इलेक्शन को हम देखें तो उस 2019 के इलेक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी का वोटर कम निकला है, शहरों में वोटिंग कम हुई है, गांवों में वोटिंग ज्यादा हुई है, क्योंकि एनडीए के जो मुद्दे थे अगर आप देखें तो हर फेज में बदले हैं। एनडीए ने अभी रिसेंट जो है मुजरा का मुद्दा उठाया है, मटन का मुद्दा रहा है, मंगलसूत्र का मुद्दा रहा है, पीओके, करप्शन, परिवारवाद, गारंटी, राम मंदिर और विकसित भारत जैसे प्रश्न उठाए। बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उठाया है, लेकिन उन्होंने अडानी को इसका कहीं ना कहीं टारगेट किया और कहा कि वो टेम्पो भर भर के काला धन दे रहे हैं, और वो उल्टा बीजेपी पे बैकफायर कर गया, उसके बाद उसको रिपीट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं करप्शन का मुद्दा बीजेपी का बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हुए नहीं दिखाई दिया। फिर जिस तरीके से जिन लोगों पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए, वो चाहे अजीत सिंह हो या अशोक चौहान हो, वो सब के सब बीजेपी के साथ आज खड़े हैं। तो करप्शन का मुद्दा तो कहीं ना कहीं ब्लेंड कर गया है, उसका बहुत ज्यादा अब इम्पैक्ट लोगों के ऊपर नहीं रहा है। फिर परिवारवाद, क्योंकि कई परिवारवादी पार्टियां बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हैं, वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही हैं, ये मुद्दा भी अब उतना महत्वपूर्ण जनता के बीच में नहीं रह गया। विकसित भारत 2047 की बात करता है, लोगों को आज गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ये भी अपील नहीं किया। इसीलिए बीजेपी ने बार बार कोशिश करी ऐसे मुद्दों को उठाने की जो पोलराइजेशन कर सके, जो ध्रुवीकरण करें, जो हिंदू वोटों को संगठित करें, हिंदू वोट जातियों में ना बंटे, और इसीलिए उन्होंने मुजरे का टॉपिक उठाया कि जाकर के वो तुष्टीकरण की राजनीति करें और उनके सामने जाकर के यानी मुसलमानों के सामने मुजरा करें, लेकिन हम पिछड़ों का आरक्षण बटने नहीं देंगे। इस तरह की बातें भी प्रधानमंत्री जी ने की हैं। मंगलसूत्र का मुद्दा है, यह भी ध्रुवीकरण के लिए कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का जो सबसे सफल मुद्दा आप कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ता है, वो राशन है, वो लाभार्थी वर्ग है जो 80 करोड़ लोगों को मिला है, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी आशा हो सकती है कि उसने बीजेपी के लिए कितना वोट किया है बीजेपी के पक्ष में जाकर के। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के मुद्दे जो थे वो बिल्कुल टारगेटेड रहे। उन्होंने फर्स्ट फेज से लेकर के लास्ट फेज तक एक ही मुद्दे पर अपने को कंसंट्रेट रखा है। उनके 3-4 बड़े मुद्दे रहे हैं जिस पर वो बार बार बात करते रहे हैं, और जिसका कहीं ना कहीं जनता तक ये बात पहुंची है। और फिर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इंडिया अलायंस के या कांग्रेस के मैनिफेस्टो को टारगेट किया, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वो लोगों की चर्चा का विषय बना, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो लोगों ने पढ़ा और लोग उससे प्रभावित हुए, क्योंकि जो आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए थे वो आरोप उस मैनिफेस्टो में नहीं था। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो कांग्रेस ने जिस तरीके की घोषणाएं की हैं, जिस तरीके के वादे किए हैं, 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है, लोगों को, महिलाओं को, गरीब परिवार के 8-8.5 हज़ार रुपये पर मंथ या 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात की है। इसी तरीके से मनरेगा की उन्होंने जो मजदूरी है उसको बढ़ाने की बात करी है, किसानों के लिए एमएसपी की बात करी है, वो गांव-गांव तक पहुंची है। और फिर सबसे बढ़कर के जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से 400 को जो नारा लगा, उस नारे के चलते कहीं ना कहीं एक नकारात्मक बीजेपी के लिए
परिस्थितियां बनी क्योंकि बीजेपी के कुछ जो नेता थे उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की बात की कि 400 हमें इसलिए चाहिए। उसके चलते हुआ क्या कि बीजेपी से इस मुद्दे को लपक करके 400 के कांग्रेस अलायंस ने पूरी तरीके से इसको गांव-गांव तक पहुंचाया कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और इसका प्रभाव जो है दलित वोटों पर बहुत ज्यादा हुआ है, अति पिछड़ों में बहुत ज्यादा हुआ है। और जिस तरीके की पीडीए की विशेष करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने व्यू किया है, रचना की है, बड़े पैमाने पर उन्होंने पटेलों को सीट दी है, इसी तरीके से शाक, मौर्य, निषाद को वोट दिए हैं। उसके चलते उनका जो वोट शेयरिंग है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो कहीं ना कहीं वर्क करती हुई दिखाई दिया है। और इंडिया अलायंस के मुद्दे लगातार एक ही 3-4 मुद्दों पर घूमते रहे, संविधान, एमएसपी, बेरोजगारी, महंगाई, एजेंसियों का दुरुपयोग और मोदी के बाद कौन, इन विषयों पर उन्होंने अपने को कंसंट्रेट किया और जिसके चलते उन्हें अब इसका लाभ भी मिलता दिखाई पड़ रहा है। गांवों में बड़े पैमाने पर दलित वोट, खास करके जाटव वोट भी जो है, जो कि मायावती का वोट रहा है, जो कि मायावती को ही सिर्फ वोट करता है, वो भी संविधान के लिए कहीं ना कहीं साइकिल पर चलता हुआ दिखाई पड़ा है। और जिस तरीके से आकाश आनंद को मायावती ने अचानक चुनाव के दौरान न केवल अपना उत्तराधिकारी पद से हटाया बल्कि उन्हें कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटाया गया। और जिस तरीके के वो भाषण कर रहे थे, उनको जनता का समर्थन मिल रहा था, लोकप्रियता उनकी बढ़ रही थी, उसके बाद लोगों ने ये माना कि मायावती पर कहीं ना कहीं प्रेशर है और वो चीज भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के फेवर में गई। और आज मायावती का जो कोर वोटर है वो भी जो है इंडिया अलायंस के फेवर में वोट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मुद्दों की अगर बात की जाए तो मुद्दों को अगर हम देखें तो लोग कह सकते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी रही है कि उसने हर फेज में अलग अलग मुद्दों को उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को मुद्दे की कमी रही। बीजेपी चूंकि पोलराइजेशन की राजनीति करती रही है और बीजेपी का ये एक बहुत बड़ा सफल सूत्र भी रहा है सफलता प्राप्त करने का चुनावों में, लेकिन अब की वो कामयाब होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और प्रधानमंत्री बार बार आरक्षण पर, संविधान पर अपनी बात कहते रहे हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, हम संविधान नहीं बदल सकते, संविधान तो बाबा राव अंबेडकर का है, कोई नहीं बदल सकता। इस तरीके से उन्होंने अपनी सफाई को पेश किया और उन्होंने आरक्षण को हिंदू मुसलमान में बांटने की भी कोशिश करी। लेकिन लोग ये जानते हैं कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें भी मुसलमानों को, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको वोट में, उनका उसमें हिस्सेदारी रही है। इसलिए ऐसा मानना कि ये हिंदू मुस्लिम बन जाएगा आरक्षण, ये भी काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए परिस्थितियां कठिन है। हालांकि इसकी सही स्थिति तो आपको 4 जून को ही स्पष्ट होगी कि बीजेपी ने कितना लूज किया है और कांग्रेस या इंडिया अलायंस ने कितना गेन किया है, कौन सरकार बनाने जा रहा है। कैसा रहा ये हमारा एनालिसिस, आप इसे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। शेयर और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।